अभी देखिए ट्रांजिट लगे 31 का। इसमें एज पर होरा रत्नम, मैं रत्नम क्लासिक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 8, श्लोक नंबर 27। उसमें कहा गया है कि व्हेन मेलिफिक्स ट्रांजिट ओवर 64th नमांश और 22nd देशकोण, नेटिव की डेथ हो जाती है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है राहु ट्रांजिट कर रहा है ओवर 64th नमांश। 64th नमांश हमारा यहाँ छठे घर में है, और इस लॉर्ड इन बर्थ चार्ट पोस्टेड इन 6th हाउस। ये तो होरा के हिसाब से हो गया। दूसरा है व्हेन सैटर्न ट्रांजिट इन ट्राइन्स, जब सैटर्न शनि जो है ट्रांजिट करता है ट्राइन्स में 22 और इट्स लॉर्ड इन बर्थ चार्ट, तो ये बुरा पीरियड होता है इंसान जातक का। और यहाँ पर हम शनि देख रहे हैं, शनि ट्रांजिट कर रहा है ट्राइन के अंदर तो 22 इसका 22 जो है वो आपका 12th हाउस में है। तो उसके टाइम में शनि ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर हमारे चौथे घर में, वो उसके टाइम में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये भी एज पर क्लासिक्स है हमारे पास। एक तीसरा और क्लासिक में है when Saturn transit in trines to a sign occupied by Saturn in D1। शनि जो है D1 में यहाँ शनि होता है, उसके टाइम अगर ट्रांजिट करे और एट लॉर्ड नमाइशा, तो तभी एंड ऑफ नेटिव हो जाता है, तभी नेटिव की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर शनि जो है ट्रांजिट करें ट्राइन टू द साइन ऑक्युपाइड बाय सैटर्न इन लिब्रा। शनि जो है D1 में 12वें घर में है, और उसके टाइम में जो ट्रांजिट कर रहा है चौथे घर में है। अब एक और श्लोक है जातक परिजात का, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया सबको, वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखा क्या हुआ है। श्लोक नंबर 57, पेज नंबर 270, जातक परिजात का। उसमें जो डेथ होती है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, और कैलकुलेशन मैंने ग्रुप में डाल दी, वो देख लीजिए। श्लोक क्या कहता है, लगन के लॉन्गिट्यूड को अगर हम 5 से गुना करें और उसमें मांडी ऐड कर दें, उसको हम बोलते हैं प्राण। चंद्रमा को, मून को अगर हम 8 से गुना करें, उसमें मांडी जोड़ दें, वो बॉडी बन जाती है, उसको बॉडी बोला जाता है। तीसरा है मांडी को अगर हम 7 से गुना करें और सूर्य का लॉन्गिट्यूड उसमें ऐड कर दें, तो मृत्यु बन जाता है। तो ये तीनों पार्टों को अगर हम जोड़ दें, A+B+C के तीनों कर दें, और उस पर अगर शनि ट्रांजिट कर रहा हो, तो डेथ हो जाती है। वो इसके अंदर वही सेम इक्वेशन यहाँ आ रही है। तो ये श्लोक नंबर 57, पेज 270, जातक परिजात का है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने करके डाल दी है इसके अंदर, ग्रुप में डाल दी। अच्छा, अब इसके हम कोट कोट चक्र भी मैंने जो इस तरह से सीखा था वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोट चक्र में इसमें भी सेम दिखा रहा है। कोटपाल इसमें मार्स है, कोट स्वामी बुध है, और सबसे मेन बात जो है स्तंभ में जुपिटर इस केस में मारक है। 31 जुलाई का कोड चक्र चाहिए कि D1 का चाहिए नेटल चार्ट का ना? नहीं नहीं, 31 जुलाई का। हाँ यार हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे जुपिटर जो है ये स्तंभ के अंदर है, जो कि मारक है D1 में, आप देखेंगे आप। और शनि जो रेट्रोगेट है वो एग्जिट पॉइंट के ऊपर है। धनुष इसमें। हाँ, ये उसमें पूर्व भाव पद में है, तो नीचे। और वीनस रेट्रोगेट जो है मारक जो है, वो भी एग्जिट पॉइंट के ऊपर है, और राहु जो है वो भी एग्जिट पॉइंट पे है मध्य में। तो इस तरह 31 जुलाई में भी देख रहे हैं कि मारक जो है सारे ज्यादा स्तंभ में है और एग्जिट पॉइंट पे रेट्रोगेट होकर बैठे हुए हैं। अब इसका जैवनी दशा भी मैंने निकाली थी, चर दशा में कोशिश किया था इसमें। इनकी जो डेथ हुई है वो वृषभ और वृश्चिक राशि में हुई है, तारोस और स्कॉर्पियो में। और अगर हम तारों, अच्छा D1 लगा दें तो। D1, जी। 31 जुलाई का। नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ का। इसमें जो है देखिए आप,
डेथ जो हुई तारोस स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ और वृश्चिक में हुई है। अगर हम वृषभ राशि देखें तो 8 हाउस जो है इसका इज एस्पेक्टेड बाय जीके मरकरी। इसमें जीके मरकरी है जो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। और इसमें स्कॉर्पियो से 8 हाउस जो है एस्पेक्टेड बाय अगेन जीके मरकरी, यानी दोनों के से 8 हाउस पे मरकरी जो है, जीके जो मरकरी है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इतना ही मैंने किया था। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आपने कहा इतना मैंने किया था, इतना हमारे लिए काफी है। इतने सूत्र जो आपने हमें दिए हैं ये बहुत अच्छा है। डेथ की प्रिडिक्शन तो अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, आज के समय में संतान होना और संतान ना होना दोनों ही प्रॉब्लम है। हो गई तो उसको संभालना, और नहीं हो रही है तो पैदा करना, दोनों ही परेशानी का विषय है आज के संदर्भ में। और अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो पुराने जमाने में तो लोग अलग अलग फॉर्मूले अपनाते थे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं माथा टेकेगा। लेकिन आज उन सबकी गणना डॉक्टर आईवीएफ में देता है। कहीं चले जाओ आईवीएफ करवाना पड़ेगा। तो हमारे साथ परवीन जी हैं, और परवीन जी को मैं निवेदन करूंगा कि इन्होंने कुछ आईवीएफ के ऊपर 5 या 6 केसेस में स्पेसिफिक रिसर्च किया है। तो पीपीटी के माध्यम से आप जरूर अपनी प्रेजेंटेशन शो करें, और समय का थोड़ा ध्यान रखें। 1 बजे से लेके 2:30 तक हम लोग लंच में रहेंगे, ताकि सब लोग आराम से लंच ले पाएं और आपस में बात कर पाएं। हम दोबारा से 2:30 मिलेंगे। उससे पहले प्रवीण जी से निवेदन है कि वो आए और अपनी रिसर्च को हमारे सामने प्रेजेंट करें और हमारे टीचर्स के सामने प्रेजेंट करें। और स्पेशली आईवीएफ के ऊपर जो है चीजें, आजकल कुछ प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि ये एक पेनफुल और महंगी प्रक्रिया है। तो हम किसी को प्रिडिक्शन दें तो ये देख के दें कि आईवीएफ इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। प्रवीण जी प्लीज। प्रवीण जी। मनीष मिश्रा। मैं माफी चाहता हूँ, प्रवीण जी नहीं, मनीष कुमार मिश्रा जी हैं, प्लीज। इसमें एक ही फाइल है, वही प्ले करनी है ना। क्या था? एक में लाना है कोई। इसमें ये है सारा, कोई एक ही पीडीएफ नहीं 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 सर, बैठ जाइए पीडीएफ में वो अपना हो जाए। ये खोलिए सर पीडीएफ। ये मैं कॉपी कर लूँ इसके लिए। हाँ सर, वर्ड अगर चले तो ये वर्ड पीडीएफ पीडीएफ चला लो, ठीक है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष कुमार मिश्रा यहाँ कुछ कुंडलियाँ नो चाइल्ड की दिखाने जा रहा हूँ, जिनको अभी तक आईवीएफ से भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है। एज पर क्लासिक्स हमारे लग्न पंचम सप्तम नवम और नैसर्गिक पुत्र कारक गुरु को हम लोग संतान 27, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, ओके सर, सॉरी, आई रिपीट। एज पर क्लासिक्स हम लोग लग्न पंचम भाव सप्तम भाव नवम भाव और पुत्र कारक गुरु को संतान के रूप में देखते हैं। यदि इनकी स्थिति कुंडली में सही है, पीड़ित नहीं है, तो संतान सुख हम लोग सामान्यतः बोलते हैं कि प्राप्त हो जाता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में निसंतान के लिए 2 मुक्ता सूत्र बोले हैं, बाकी तो कई प्रकार के श्रापों का उल्लेख मिलता है। पहला है कि अगर लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश सप्तम सप्तमेश और नैसर्गिक पुत्र कारक पीड़ित हो, निर्बल हो, तो संतानहीनता का योग बनता है। दूसरा नियम है, अगर राहु मंगल शनि और आपके सूर्य सबल होकर, मतलब बली होकर पंचम भाव में बैठे, और पुत्र कारक और आपका नैसर्गिक पुत्र कारक गुरु और पंचमेश अगर पीड़ित हो, निर्बल हो, तब भी संतानहीन योग बनता है। ये आईवीएफ के केस में मुख्यतः मैं यहाँ जो कुंडलियां लगा रहा हूँ ये स्त्री जातक की हैं, तो स्त्री जातक के लिए सप्तम भाव का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। अगर आपका पुत्र सुख में बाधा है तो सप्तम भाव क्या हमारी गर्भ या गर्भावस्था को दिलाता है। तो एज पर आपके फल दीप का उसमें बोला गया है कि अगर जन्म लग्न या नवांश के सप्तम भाव में शनि या मंगल की राशि हो तो उस स्त्री को प्रजनन अंग में कोई बीमारी हो सकती है। हमारे श्रद्धेय श्री ज्योतिष गुरु के एन राव सर ने बोला है
कि सप्तांश के सप्तम भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो गर्भ या गर्भावस्था के दौरान उस स्त्री को कोई कष्ट मिल सकता है या उसकी तकलीफों को बतलाया गया है। तो ओवरऑल हम लोग D1 D7 D9 के सप्तम भाव में बैठे पाप ग्रह राशि या उससे संबंधित चीजों को देख सकते हैं। इसके लिए क्या है कि शुक्र कारक भी हो सकता है। आईवीएफ के केस में हम लोग एज पर क्लासिक्स जो नियम लगाते हैं वो बृहद प्रसरहुरा शास्त्र में दिया गया है कि अगर पंचम भाव में बुध या शनि की राशि हो और शनि गुलिक मांदी उसी पंचम भाव में हो तो वो उस जातक को आपके कृत्रिम दत्तक आज से संतान सुख प्राप्त होता है। यही नियम जातक परिजात में भी आया है, लेकिन जातक परिजात में शनि गुलिक मांदी की दृष्टि का उल्लेख आया है। शारावली के श्लोक में आता है कि अगर पंचम भाव में शनि की राशि है, शनि अगर संयुक्त है, मतलब शनि अगर पंचम भाव में ही है और चंद्रमा से दृष्ट है तो जातक आपका दत्तक संतान की तरफ जाता है, मतलब दत्तक संतान की प्राप्ति होती है। सेकंड रूल आया है शारावली में कि अगर बुध की राशि पंचम भाव में है और बुध से युक्त है तथा चंद्रमा से दृष्ट है तो जातक कृत संतान की तरफ जाता है। कृत संतान मीन्स आपका जो खरीदा हुआ संतान। थर्ड रूल आया है सारावली में कि अगर जन्म कुंडली के सप्तांश में मंगल का सप्तांश पड़ रहा हो, वहां शनि से युक्त हो और अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक आपका कृत्रिम संतान की तरफ मूव करता है या कृत्रिम संतान से पुत्र सुख प्राप्त होता है। तो ये ओवरऑल कुछ क्लासिक्स के प्रिंसिपल हैं जो मैंने बतलाए हैं। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट का देखें तो ट्रीटमेंट के दौरान आईवीएफ के केस में स्त्री जातक के केस में 5, 7, 8 भाव एक्टिवेट होना चाहिए और कारक शुक्र का संबंध आना चाहिए। 8वां भाव क्या है कि हमारा प्रजनन अंग के माध्यम से एग और स्पर्म का कलेक्शन है और उसको कलेक्शन और ट्रांसप्लांट है, इसलिए कुछ समय जब ट्रीटमेंट चलेगी तो 8वां भाव एक्टिवेट हो सकता है। 7वां भाव क्या है, हमारा गर्भ है, गर्भावस्था है जिसके माध्यम से, और 5वां भाव हमारा आपका पूर्णतः संतान भाव को देखा गया है। कारक शुक्र लेने के दो नियम है। पहला नियम है कि शुक्र गर्भाधान में प्रथम मास का कारक है। आईवीएफ के केस में भी आपका एग और स्पर्म का जो मिश्रण होता है वो प्रथम मास का ही है, तो शुक्र यहाँ पर पीड़ित होना आवश्यक है। दूसरा रूल ये है शुक्र लेने का, शुक्र सप्तम भाव का भी नैसर्गिक कारक है। अगर शुक्र पीड़ित होगी तो उसके गर्भ में आने में प्रथम मास में ही प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में कई प्रकार के श्राप का उल्लेख मिलता है जिनको मैं कुंडली के साथ आगे ही बतलाएंगे। और मेन यहाँ पे जो 5 कुंडलियां हैं, 5 कुंडलियों में अभी तक फीमेल चार्ट है, इसको पुत्र या पुत्री जो भी है संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। और इस 5 कुंडलियों में पंचम या पंचम भाव में बुध शनि गुलिक मांदी का इफेक्ट आया है, तो ये मेन चीज दिखानी है। केशवन केशवन में ये कर्क लगने की कुंडली है। इनकी मैरिज एक्चुअली 2009 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने 7 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया लेकिन एक बार भी इनको गर्भ नहीं आया है। इवन कई केसों में देखा जाता है गर्भ आता है, 1-2 महीने रुकता है, निकल जाता है, लेकिन इनको गर्भ ही नहीं आया, मतलब इनका गर्भ ही पूरा सूखा हुआ है। तो इसमें जो बृहद पराशर होरा शास्त्र के कुछ श्राप हैं, श्राप को मैं पहले बतलाना चाहूंगा। सर एक्चुअली सॉरी, ये पेज नंबर पे प्रिंट नहीं हो पाया था तो इसीलिए मैंने अलग से इसको सर प्रेजेंट किया है। सर प्लीज इसमें रिफर करिएगा, सॉरी। बीपीजीएस के श्राप चैप्टर 84 में 14वां श्लोक आता है कि पंचम भाव में यदि मेष या वृश्चिक राशि हो और फिफ्थ लॉर्ड मंगल राहु या बुध से युक्त हो तो वहां सर्प श्राप लगता है। तो ये सर्प श्राप की कैटेगरी है। यहाँ पर पंचमेश आपका मंगल है, पंचम भाव में वृश्चिक राशि है जो दशम में राहु गुलिक मांदी के साथ है। सेकंड रूल आता है पंचमेश दशम भाव में हो या दशमेश पंचम में हो, लग्न और 5वां भाव पीड़ित है। यहाँ पर 5वें भाव में शनि है जिसकी डिग्री लग्न की डिग्री पर है, नोट करने वाली बात है। और आपका पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है और लग्न में मंगल की दृष्टि, मतलब लग्न और पंचम भाव दोनों पीड़ित है। ये पितृ श्राप की कैटेगरी में आता है।
तीसरा फिर से है एक पर्टिकुलर नियम है, सूर्य अगर अष्टम में हो, शनि पंचम भाव में हो, पंचमेश और राहु युत हो, लग्न पीड़ित हो, तो पित्त श्राप होता है। तो यहाँ पर इस कुंडली में सूर्य अष्टम में है, पंचम में शनि है और आपके पंचमेश दशम में राहु गुलिक मांदी के साथ है, तो ये भी पित्त श्राप में आता है। जातक परिजात में एक रूल आया है, जातक परिजात में बोला है कि लग्न या चंद्रमा से सप्तम में अगर बुध शुक्र हो और पांचवें में गुरु हो, 4 8 भाव पीड़ित हो, तब भी वो जातक कुल का नाश करने वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव में है लग्नेश होकर, और सप्तम में शुक्र और बुध है, और चंद्रमून से पंचम पे गुरु है, गुरु जो कि नीच का है। 4 8 भाव का थोड़ा सा कम इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ जातक की कुल वृद्धि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आंशिक रूल लग रहा है। अब अगर हम लोग जन्म कुंडली की बात कर लें, यहाँ पर पहले ही बतला दिया गया है कि लग्न पर मंगल की दृष्टि है और लग्न की डिग्री शनि की डिग्री पर है, और पंचम भाव में वक्री शनि है और मंगल की दृष्टि है। पंचमेश दशम में राहु गुलिक मांदी के साथ है। सेकंड भाव हम लोग कुटुंब के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर कुटुंब भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, तो सेकंड लॉर्ड आपका अष्टम भाव में है और डिग्री उसकी राहु के क्लोज में है। सूर्य की डिग्री आपकी 24 डिग्री है और राहु की डिग्री 26 डिग्री है, और सेकंड भाव में आपकी शनि की भी दृष्टि है, तो कुटुंब में भी रुकावट आ रही है। पुत्र कारक आपका छठे भाव से नीच के होकर सप्तम में है, जिसपे रेट्रो शनि की दृष्टि है। अब हम लोग यहाँ पर सप्तम भाव का अगर बात करें, क्षेत्र स्फुट, इसमें अगर गौर करें, क्षेत्र स्फुट की डिग्री टोटली राहु की डिग्री पर गई है, 26 डिग्री 21 मतलब पुष्य नक्षत्र। विषम राशि में भी है, राहु डिग्री के केतु के डिग्री के पास भी है, और इस में सेवंथ लॉर्ड आपका शनि है, शुक्र पाप कर्तरी में है, उच्च की डिग्री पे जरूर है लेकिन उच्च की डिग्री को क्रॉस कर चुका है और मंगल की डिग्री की तरफ जा रहा है, तो मतलब शुक्र में भी पीड़ा है कहीं ना कहीं। अब सर क्या कई केस है, तो मैं सर इसमें D7 D9 की तरफ नहीं मूव करूंगा सर, D1 पे ही सर आगे फर्दर मूव करेंगे। सर मेन चीज इसमें दिखलाना था कि इसमें पंचमेश सर मंगल है, जिस पर सर शनि गुलिक मांदी, शनि पंचम में है और पंचमेश शनि गुलिक मांदी के साथ इफेक्ट है, मतलब शनि गुलिक मांदी का प्रभाव पंचम भाव पंचमेश पे है। आगे सर केस 2 पे चलते हैं। केस 2 ये मेष लग्न की कुंडली है। इनकी मैरिज एक्चुअली फरवरी 2013 में हुई थी। इन्होंने 2 बार IVF ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन एक बार भी इनको गर्भ आया ही नहीं है। ठीक है। लग्नेश शनि के साथ छठे भाव पे चला गया है, और पंचमेश आपका राहु के साथ तीसरे भाव में है, और सामने से गुलिक मांदी का प्रभाव है। एज पर बृहस्पति और शास्त्र के श्राप चैप्टर से देखते हैं, 5th लॉर्ड 4th लॉर्ड और राहु साथ में छठे भाव से शनि से दृष्ट है, तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है। मतलब ये आपकी सर्प श्राप, पितृ श्राप और आपका मातृ श्राप की कैटेगरी पे जाता है। सर्प आपका राहु के कारण, सूर्य पितृ आपका सूर्य के कारण, शनि के कारण, और आपका मातृ चंद्रमा के कारण, तो यहाँ पर तीनों श्राप लग रहे हैं। एक रूल और आता है, 5th लॉर्ड सूर्य, यहाँ पर 5th लॉर्ड अगर पीड़ित हो और लग्नेश पीड़ित हो, पाप युत हो, और 10th लॉर्ड लग्नेश के साथ छठे भाव में है, तो भी पितृ श्राप आता है, तो यहाँ पे ये रूल भी लग रहा है। जन्म कुंडली में हमने देख ही लिया है कि 5th लॉर्ड सूर्य, 4th लॉर्ड चंद्रमा के साथ राहु के साथ है और गुलिक मांदी के एक्सिस में है, छठे भाव से शनि की दृष्टि है। वक्री गुरु 9th हाउस और 12th हाउस का पीड़ित कारकत्व लेके सप्तम में बैठा है, तुला राशि में है। गुरु से 5वां हाउस का स्वामी शनि है, जो मंगल के साथ छठे भाव में है। क्षेत्र स्फुट इसमें पुनः विषम राशि में है, सूर्य राहु से युक्त है, तीसरे हाउस में ही है, राहु गुलिक मांदी के प्रभाव में आ रहा है। अब इस कुंडली में फिर से गौर करें तो शनि गुलिक मांदी का प्रभाव पंचमेश पर है। केस 3 की तरफ मूव करते हैं सर। और भी चीजें केस 3, इनकी मैरिज ईयर 2011 में हुई थी। ये कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश आपका एकादश भाव में गया है, लग्न की डिग्री सूर्य शनि की डिग्री पर ही है, मतलब शनि की डिग्री लग्न पे है और गुरु की डिग्री पर है, तो ये तो दिख भी रहा है।
इसमें इन्होंने 4 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है, इनको एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं आई है, चारों बार फेल हुई है। अब बीपीएचएस का जो श्राप चैप्टर से देखते हैं क्या नियम लग रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड आपका बुध अगर मंगल के नवांश में हो, मंगल से युत हो, मतलब बुध में अगर मंगल का इफेक्ट हो और लग्न में राहु गुलिक हो, तो वहां पे सर्प श्राप आता है। यहाँ पे क्या है, बुध फिफ्थ लॉर्ड होकर मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, और नवांश में भी वृश्चिक में गया हुआ है, 15 डिग्री का है क्योंकि बुध यहाँ पर नवांश में भी वृश्चिक में गया है। यहाँ पर लग्न में राहु गुलिक नहीं है, लेकिन लग्नेश राहु गुलिक के साथ है। फल दीपिका में कुछ नक्षत्र बतलाए गए हैं जो स्त्री जातक के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे कन्या अगर चित्रा, आद्रा, शतभिषा, ज्येष्ठा, मूल, कृतिका और पुष्य नक्षत्र में होती है, वो कन्या आपकी बंध्या, विधवा, मृतश्रुता, मतलब हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वो कन्या में कुछ ना कुछ पीड़ा हो सकती है। वो ये नक्षत्र स्त्री के लिए शुभ नहीं माने जाने चाहिए, किसी न किसी भाव से संबंधित उसमें पीड़ा आ सकती है। अब D1 में मूव करते हैं। इसके जन्म कुंडली में बुध फिफ्थ लॉर्ड होकर दशम भाव में है, सूर्य के साथ है, मंगल की राशि में है और पाप कर्तरी में है, और नवांश में भी वृश्चिक में है। वक्री गुरु आद्रा नक्षत्र में है, जो राहु का नक्षत्र हो गया, और फिफ्थ भाव में है, और शनि से दृष्ट है, शनि ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, और शुक्र भी सामने है। यहाँ पर लग्न लगने से पहले ही बता दिया था सर कि यहाँ लग्न लगने शनि गुरु की डिग्री काफी क्लोज है, यहाँ इनकी डिग्री के साथ साथ बुध की भी डिग्री थोड़ी सी क्लोज आ रही है। सिक्स लॉर्ड आपका चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होकर अष्टम भाव में है और शनि से दृष्ट है। गुरु से फिफ्थ भाव में मंगल है, और फिफ्थ लॉर्ड आपका शुक्र शनि गुलिक मांदी के साथ है। चंद्रमा से फिफ्थ भाव में राहु है जिस पर मंगल की दृष्टि है। ये बतलाने का पर्पज ये है कि ये चीजें हम लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी देख सकते हैं, और नैसर्गिक कारक पुत्र गुरु से भी देख सकते हैं। चंद्रमा से फिफ्थ भाव में राहु मंगल से दृष्ट है, और फिफ्थ लॉर्ड आपका शनि हुआ, शनि गुलिक मांदी के साथ है। क्षेत्र स्फुट इसमें फिर से विषम राशि में है, और शनि से दृष्ट है, शनि गुलिक मांदी के एक्सिस पे चला गया है। पंचम भाव और गुरु से 4-8 भाव में पीड़ा है। चौथा भाव आपका अष्टम हुआ, आठवां भाव राहु मंगल का प्रभाव हुआ, 12वें भाव में आपका सूर्य का हुआ। सेवेंथ लॉर्ड अगर हम सप्तम भाव गर्भ की बात करें, सूर्य की राशि है, और शुक्र जो कारक है सप्तम भाव और गर्भ का, तो वो आपका शनि गुलिक मांदी के साथ गया हुआ है। यहाँ पुनः इस कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि गुलिक मांदी का प्रभाव पंचम भाव पे है, और बुध पंचमेश बन रहा है। सर केस 4 की तरफ मूव करते हैं। ये ये भी एक फीमेल चार्ट है। मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नेश आपका सप्तम में सूर्य के साथ है, पंचमेश आपके छठे में है, जो सामने से गुलिक मांदी का एक्सिस है। और मेन बात ये हो रही है कि शनि की डिग्री फिर से यहाँ पे गुरु की डिग्री पे जा रहा है। इनकी मैरिज 2007 में हुई थी। मैरिज होने के बाद इनको नवंबर 2007 में इकोटॉपिक प्रेगनेंसी आई। इकोटॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स मतलब गर्भ आया, लेकिन गर्भ में फिर जो एग और स्पर्म कहीं लगते हैं तो शायद सही जगह नहीं लगने से फिर वो 5 माह में वो मिसकैरेज हुआ। तो जिससे रीजन ये हुआ कि उनकी फेबिलियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, मतलब प्रजनन में बीमारी आ गई। इन्होंने उसके बाद 4 बार आईवीएफ अडॉप्ट किया, चारों बार गर्भ नहीं आया। फिर उसके बाद इन्होंने फिफ्थ केस में सरोगेसी अपनाई, वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। फिर फाइनली इन्होंने एक चाइल्ड गर्ल अडॉप्ट किया। इसमें जो शास्त्रीय नियम लग रहे हैं हमारे, फिफ्थ लॉर्ड आपका छठे भाव में मंगल से युत हो तो उसकी प्रथम संतान नष्ट हो जाती है और वो स्त्री काकबंध्या कहलाती है। ये नियम मेल चाइल्ड के लिए आया है, लेकिन क्लासिक्स में हमारे ये भी आया है कि जो नियम मेल के लिए है वो नियम स्त्रियों के लिए भी लगाए जा सकते हैं। स्त्रियों के लिए अलग से चैप्टर में स्त्री जातक पे अलग से कुछ नियम बतला दिए गए हैं। तो ये नियम यहाँ पे लग रहा है। शुक्र यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड होकर छठे भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल से युत नहीं है लेकिन मंगल के राशि में है और शनि की दृष्टि है। दूसरा रूल ये होता है कि फिफ्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड अगर निर्बल हो, सेकंड लॉर्ड यहाँ पर मून है, मून भी शनि के साथ है और सेकंड हाउस में शनि है और उसको सामने से सूर्य देख रहा है, तो सेकंड हाउस में भी पीड़ा है और सेकंड लॉर्ड में भी पीड़ा है। तो रूल ये आया कि फिफ्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड अगर निर्बल हो, फिफ्थ भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो तो कुटुंब वृद्धि नहीं होती है।
अब जन्म कुंडली की बात कर लें तो फिफ्थ लॉर्ड शुक्र यहाँ छठे भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में गया है, नवांश में राहु के साथ है, और शनि एट्थ लॉर्ड यहाँ पर है, शनि से दृष्ट है। लग्न पर शनि और सूर्य की दृष्टि है और लग्नेशस्थ है। फिफ्थ भाव में, फिफ्थ भाव से अगर भाव देखे तो फिफ्थ भाव से 4 8 भावों में पाप ग्रह है। गुरु शनि की डिग्री पे है, ये सबसे पहले ही बतला दिया था। और सेकंड लॉर्ड चंद्रमा भी साथ में है। सेकंड हाउस में राहु और एट्थ भाव से उच्च मंगल की दृष्टि है। उच्च मंगल कहीं ना कहीं कुटुंब वृद्धि रोकेगा, अष्टम से जीव पाठ को पीड़ित करेगा। क्षेत्र स्फुट यहाँ पर वृश्चिक राशि में आया है और गुलिक मांदी के एक्सिस पे जा रहा है, शनि से दृष्ट है। गुरु और चंद्रमा से पंचम भाव, गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ है, तो गुरु और चंद्रमा से पंचम भाव में आपका मंगल और केतु है, और पंचमेश जो स्वयं शनि बना है वो आपका गुरु के साथ गया है, लेकिन वो शनि भी मृत्यु भाग में है। तो ओवरऑल इस कुंडली में भी आपका संतान बाधा दिख ही रही है। इन्होंने काफी आईवीएफ और सरोगेसी भी लिया, तो वो फाइनली इन्होंने जब महादशा बदली तो महादशा बदलने में इन्होंने गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट किया था। और इस कुंडली में पुनः जन्म कुंडली में पंचमेश पर शनि गुलिक मांदी का प्रभाव है, पंचमेश शुक्र है, उसमें शनि की दृष्टि है, सामने से गुलिक मांदी का एक्सिस है। केस 5 की तरफ सब मूव करते हैं। केस 5, इनकी मैरिज 2015 में हुई थी। लग्न में शनि गुलिक मांदी है और पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र है। शुक्र और बुध की डिग्री टोटली क्लोज है। बुध आपका अष्टमेश है, शुक्र सप्तमेश है। इनकी बाय नेचुरल ही फेबुलम ट्यूब ब्लॉक थी जो मेडिकल रिपोर्ट में आया था, और इन्होंने 1 टाइम आईवीएफ अडॉप्ट किया है। वो प्रेगनेंसी इनको आई भी थी, फिर दूसरे माह में नष्ट हो गया गर्भ, मतलब गर्भ गिर गया ड्यू टू हार्ट बीट, बच्चे का डेवलप नहीं हुआ। तो सेकंड मंथ के लिए हम लोग मंगल को भी देख सकते हैं क्योंकि उसका है, उस पर नहीं देखते हैं। क्लासिकल रूल क्या कहता है कि फिफ्थ लॉर्ड आपका यहाँ पर देखिए, फिफ्थ लॉर्ड और राहु पंचम या किसी भी भाव में हो और पंचम भाव पर शनि चंद्र से दृष्ट हो तो सर्प श्राप लगता है यहाँ। और अगर पंचम भाव में मेष और वृश्चिक राशि हो तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली चंद्र कुंडली से ये रूल लग रहा है। चंद्रमा से पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, वहां पर शनि गुलिक मांदी है, और पंचमेश आपका राहु के साथ गया है। और आपकी अगर एक रूल और आता है, लग्न में अगर शनि गुलिक हो, फिफ्थ लॉर्ड और पुत्र कारक नीच अवस्था में हो तो प्रेत श्राप होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लग्न में शनि गुलिक मांदी है, पंचमेश आपका तीसरे हाउस में नीच का गुरु है जो शनि देख भी रहा है, तो ये प्रेत श्राप की कैटेगरी में भी आता है। और थर्ड फलदीपिका का ही जो नक्षत्र का रूल है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। अब इनकी बात करते हैं कि पंचम भाव में आपका अष्टमेश, द्वादशेश और आपका दशमेश है। दशम भाव भी संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि पंचम से छठा होता है। पंचमेश गुरु नीच अवस्था में है और वक्री शनि से दृष्ट है। गुरु से पंचम पर भी शनि की दृष्टि है। गुरु से पंचम आपका सप्तम भाव हुआ जहाँ क्षेत्र स्फुट भी है और उसमें भी शनि गुलिक मांदी का प्रभाव है। लग्नेश राहु के साथ छठे भाव में है और लग्न में शनि और गुलिक है। सप्तम भाव की राशि जो शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र क्या है कि बुध के सूर्य के साथ है और एक तरीके से शुक्र पूरा ग्रह युद्ध में बुध से हारा हुआ है। डिग्री टोटल क्लोज होने पे शुक्र कहीं ना कहीं असर अपना नहीं दिया है इसने। क्षेत्र फुट समराशि में जरूर है लेकिन शनि और मंगल की डिग्री पे है और सूर्य गुरु के नजदीक है। इस कुंडली में भी लग्न में ये बेसिकली इसमें चंद्र कुंडली से ये नियम लगा था। तो अगर हम लोग देखें कि चंद्र कुंडली में जन्म कुंडली में लग्न में शनि गुलिक मांदी है जो कि चंद्रमा से पंचम भाव है। बस सर यही खत्म करना चाहते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत सुंदर मनीष जी। और सबसे पहले तो किसी के लिए इतने केस इकट्ठा करना ही मुश्किल होता है कि आईवीएफ हुआ ही नहीं है, सबसे मुश्किल काम ये है, और फिर उनके बारे में जानना, तो ये बधाई के पात्र हैं। और मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी रिसर्च को जरूर जर्नल में पब्लिश कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो।
जो ज्योतिष में अपना विश्वास रखते हैं। अनिल जी, कोई स्टूडेंट आपकी तरफ से रहता है जोशी सर की क्लास में, या फिर मैम दूसरे टीचर के लिए प्रोसीड करें? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिसर्च जो है वो श्री के जोशी जी के अंतर्गत जो हमें पता चली है, काफी हमारे लिए लाभदायक साबित होगी। मैं निवेदन करूंगा मनोज पाठक जी सर, जो हमारे हैं बहुत ही सीनियर टीचर हैं, उनके अंतर्गत एक विशेष कंडीशनल दशा पर रिसर्च हुआ है। लेकिन वो दशा कंडीशनल है तो उसके बारे में थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन चाहिए। तो मैं निखिल जी से निवेदन करूंगा, उसके बाद जो होरोस्कोपिक रिसर्च है वो हम प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले निखिल जी उसके बारे में बताएंगे कि वो दशा जो षोडशोत्तरी दशा है वो कंडीशनल कैसे है और कैसे लगती है। उसके बाद 1 बजे हम लोग लंच के लिए प्रोसीड करेंगे, 2:30 तक। तो जैसा सीटिंग अरेंजमेंट हमें मिला है उसके अनुसार आप व्यवस्था को खुद भी संभाल सकते हैं। अगर किसी को सीट नहीं मिलती है, चेयर नहीं मिलती है, तो थोड़ा वेट करेंगे। हमारे पास पूरा 1 सवा घंटा रहेगा। हम उसके बाद यहाँ अपना आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। निखिल जी, अ, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पहले हमारे जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके लिए लंच व्यवस्था है, तो पहले उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट दे दें, उसके बाद हम लोग अपने लिए प्रोसीड रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर मैं हमारा जो रिसर्च हुआ है पिछले 6 महीनों में षोडशोत्तरी दशा पे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसमें बेसिकली हमने षोडशोत्तरी दशा सेलेक्ट क्यों की, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आउट ऑफ ऑल अवेलेबल दशाज इसमें क्यों जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमने पहले भी कालचक्र दशा पे रिसर्च किया हुआ था, तो स्टार्ट में ही हमारा क्वेश्चन था कि कंडीशनल दशा पे ही जाए। अब विंशोत्तरी दशा हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर कंडीशनल दशा क्यों जानी चाहिए, ये क्वेश्चन था कई स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली हमने तो यही देखा कि भी अगर विंशोत्तरी दशा अगर इतनी सफिशिएंट होती तो पराशर ऋषि 42 नक्षत्र दशा और मेंशन नहीं करते अपनी बुक में। तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, इसी सोच के साथ हमने कंडीशनल दशा अडॉप्ट करने का सोचा। फिर जब हमने इसको स्टार्ट किया लगाना, तो एक चीज हमने देखी कि विंशोत्तरी दशा जो है रिजल्ट तो देती है, पर उसका रिजल्ट इस तरीके से होता है जैसे कोई बीमारी है, उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो एक जनरल मेडिसिन के जैसा असर आपको जो विंशोत्तरी दशा है वो जरूर देगी आपको। इट्स लाइक अगर आप हॉरोस्कोप स्कैन कर रहे हो तो उसके लिए वो एक्सरे का काम करती है, इट विल गिव यू डिटेल्स। बट जो कंडीशनल दशा है ये और ज्यादा मैग्निफाइड व्यू देती है हमको किसी भी हॉरोस्कोप का। इट इज लाइक ए स्पेसिफिक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक, और ये एक्सरे के बजाय एमआरआई का काम करती है हमारी किसी भी कुंडली पे। तो ये कंडीशनल दशा है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई कंडीशंस भी होंगी जो एप्लीकेबिलिटी की है। ये हमने देखा है कि 50% हॉरोस्कोप्स पे लग जाती है। सोदशोत्तरी मीन्स 116 ईयर, सोदश इज 16 एंड उत्तरी 100। तो 116 सालों की दशा है ये। जैसा मैंने कहा ये नक्षत्र दशा है। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है जो भरत पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 48 में 24 श्लोक से ये स्टार्ट होती है, जिसमें ये कहा गया चंद्र होरा गते कृष्णे सूर्य होरा गते सिते लग्ने निर्णान फल ज्ञप्तिये विचिंत्या षोडशोत्तरी। मीन्स लग्न अगर हमारा चंद्र का होरा में अगर लग्न है और कृष्ण पक्ष का बर्थ हो, और अदरवाइज सूर्य के होरा का लग्न है और अगर शुक्ल पक्ष का बर्थ हो, तो ये दशा एप्लीकेबल होती है। इसकी दशा का ऑर्डर विंशोत्तरी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जैसे हमारे वीक के 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के स्वामी का एक सीक्वेंस हम अगर ले मान लीजिए, उसके बाद राहु और केतु को लाइन से लगाते हैं, तो ऑल्टरनेट हम डेज अगर पकड़े, मान लीजिए संडे जैसे सन, फिर देन मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, देन केतु, राहु जंप हो गया, देन फिर मून, मर्क्यूरी एंड वीनस। इस दशा में राहु को काउंट नहीं किया जाता है, 8 प्लैनेट्स की ही दशा होती है ये। और जैसे सन की दशा पहली हम जो मान रहे हैं उसमें 11 सालों की वो दशा होती है, उसके बाद मार्स 12 साल की,
जुपिटर 13 साल की, सैटर्न 14 साल की, केतु 15 साल की, चंद्र की 16 साल की, मर्क्यूरी की 17, एंड देन वीनस 18 ईयर्स की दशा, टोटल 116 ईयर्स की ये दशा होती है। अब नक्षत्र दशा है, इसका कैलकुलेशन जो होता है वो विषुवत्तरी के जैसे ही होता है, दशा बैलेंस एंड ऑल कैलकुलेशन। इसमें स्टार्टिंग नक्षत्र पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जो 8वां नक्षत्र होता है। पुष्य से जो भी हमारा बर्थ नक्षत्र जितना भी आगे चले जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का अश्लेषा नक्षत्र में बर्थ हुआ है, तो पुष्य से सेकंड नक्षत्र वो काउंट होता है। तो इसमें सेकंड महादशा मीन्स सन के बाद जो मार्स की दशा होती है, वो सेकंड दश महादशा होगी इसमें। सिमिलर वे सब पीरियड जो होता है इसका, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो जो मेन दशा होती है उसी का फर्स्ट पीरियड होता है हमेशा। तो और लाइक आई सेड कि दशा बैलेंस जो होता है वो विषुवत्तरी के जैसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि नक्षत्र में कितना मून ट्रेवल कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी दशा ली जाती है। With this introduction, I would like to invite Rashmi Saigal ji for presenting case given on page 39 of booklet to prove this dasha's efficacy in detail. बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब 2:30 में मिलेंगे, तो प्लीज गो फॉर लंच। और नहीं, 2 बजे कहा था उसको आने के लिए। हाँ।
दशाएं कैसे और किस ऑर्डर में होती हैं, पहले ऑर्डर जान लेते हैं। ऑर्डर जानने का सबसे सरल तरीका है कि आप अपना सप्ताह के दिन एक बार मन में ध्यान रखिए। सबसे पहले संडे, रविवार, तो वहीं से शुरू करते हैं। सन की दशा पुष्य नक्षत्र से शुरू होती है। सन की दशा, सन के बाद आप मून, फीमेल ग्रह छोड़ दीजिए। सन के बाद मंगल की दशा, मंगल के बाद अगला फीमेल ग्रह, मंगल के बाद सीधे एक और जंप लीजिए। जैसे सन से मंगल पे आने में आपने एक जंप लिया, सन के बाद मंगल की दशा, मंगल से आप बुध छोड़ दीजिए, जुपिटर की दशा, फिर शनि की दशा, शनि की दशा पे के बाद आएगी केतु की दशा, और फिर जो छूटे थे मून, मून के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद वीनस की दशा। और इनका टाइम स्पैन सिंपल गणित है। सन से शुरू हुए, सन 11 वर्ष की, उसके आगे मंगल आया 12 वर्ष की, मंगल के बाद जुपिटर आया 13 वर्ष की, सैटर्न 14 वर्ष की, उसके बाद केतु 15 वर्ष, मून 16 वर्ष, उसके बाद आया मरकरी 17 वर्ष, और वीनस आखिरी 18 वर्ष। अब दशा को लगाना कैसे है, तो ये इसकी शुरुआत पुष्य नक्षत्र से होती है। यानी पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ तो पहली दशा यानी सूर्य की दशा लगेगी। उसके आगे दूसरे नंबर पे पुष्य के आगे अश्लेषा, तो मंगल की दशा। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, जैसे वंशोत्तरी में होती है। इसमें दशाएं 8, राहु दशा नहीं है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, वीक डेज याद रखिए, एक डे छोड़कर अगले डे पे जंप करते जाइए। तो ये उन्होंने ब्रीफ कर ही दिया था आपको। अब चलते हैं इसकी विशेषता। अब हम एक केस को लेकर इसमें स्टडी करते हैं कि ये दशा कैसे अप्लाई हो रही है केस में। आप ये रश्मि आर्या का लग गया, रश्मि सहगल। ये पेज है, पेज 39 पे आते हैं। ये जन्म है 19 नवंबर 1957 का, 19 नवंबर 1957 दिल्ली का जन्म है। शाम को 8:50 या 20:50 आवर्स आप लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें षोडशोत्तरी दशा लगती है। तो देखिए, पहले तो हमें देखना पड़ेगा पक्ष कौन सा है। पक्ष भी 2 ही होते हैं,